हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। दोस्तों, सितंबर 1925 को स्थापना होती है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की और दिसंबर 1925 में स्थापना होती है भारत में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की। लगभग 100 वर्षों का सफर दोनों खेमों ने देखा, लेकिन आज जब 2026 की शुरुआत में हम इस वीडियो को देख रहे हैं तो क्या देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो भारत में पहुंच है, भारत की बात कर रहा हूं, वो बहुत ज्यादा विस्तारित है अगर हम कंपैरिजन में देखें किसके, सीपीआई के। क्या कारण रहे? क्योंकि जब आप सीपीआई के मूल में जाएंगे या कम्युनिस्ट पार्टियों के मूल में जाएंगे या साम्यवाद या वामपंथ के मूल में जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको वो विचारधारा दिखेगी जो सर्वहारा वर्ग के साथ जुड़ी हुई है, जो गरीबों के, मजलूमों के, शोषितों, वंचितों, दमितों के साथ जुड़ी हुई है। फिर भी अगर विचारधारा थोड़ी पीछे रह जा रही है, कमजोर रह जा रही है, तो क्या कारण है, हम इस पर विस्तार से आज बात करेंगे। ठीक है, तो भारतीय साम्यवाद का जो 100 वर्षों का सफर है उसको भी हम देखेंगे। कहां से यह सफर शुरू हुआ हम उसको भी देखेंगे। हम देखेंगे कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, ये वीडियो मोस्टली सीपीआई पे है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से कंपैरिजन भी थोड़ा सा देखेंगे कि क्यों, कब, कहां वो थोड़ा सा आगे हमें जाते दिखता है। ठीक है, मेरा टेलीग्राम है, स्कैन करके जुड़ जाइए। यहीं पे आपसे बातें, मुलाकातें, डिस्कशन सब यहीं पे होंगे और यहीं पे यूपीएससी ऑप्शनल को लेकर सारी चर्चाएं भी होती रहेंगी। ठीक है, तो बात क्या है, वैश्विक मंथन जिसने इस विचार को जन्म दिया, यानी कि जब वामपंथ की बात करते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि भारत में स्फूर्त हुई अवधारणा है। निश्चित तौर पे किसी न किसी रूप में भारत में जरूर दिखी होगी, लेकिन इसकी जो शुरुआत अगर आप देखें तो जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है, फ्रांसीसी क्रांति है, जब आप लुई 16वें की बात करते हैं, मैरी एंटोनेट उसकी वाइफ की बात करते हैं और आप उस दरबार को समझते हैं जहां पे लेफ्ट हैंड साइड पे वो लोग थे जो चेंज कर देना चाहते थे, प्रो चेंजर्स से बदलाव कर देना चाहते थे, दक्षिण राइट हैंड साइड पे जो लोग बैठे हुए थे जो दक्षिणपंथी कहलाए, जो नो चेंजर से, जो कहते थे ठीक है जो चल रहा है वो चल रहा है। तो ये वामपंथ दक्षिणपंथ की जो डिबेट वहां से शुरू हुई, बुर्जुआ बनाम सर्वहारा की जो लड़ाई थी जो वहां से शुरू हुई, वो अभी तक चल रही है। अभी तक बातें एटलीस्ट तो चल रही हैं, लेकिन क्या ऐसा है कि ये बातें धीमे धीमे कमजोर हो गई हैं? जो मध्य वर्ग है, जो निम्न वर्ग है, वो कई लंबे अंतराल तक, वर्षों तक विचारधाराओं से जुड़ा रहा, लेकिन अब उसको लग रहा है कि विचारधारा, ये सिद्धांत प्रैक्टिकलिटी से बहुत दूर है। क्या ऐसा भी है? हम इस पर बात करेंगे। तो हुआ क्या है कि वामपंथ बनाम दक्षिणपंथ का जन्म होता है फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। ठीक है, समृद्धि और असमानता की बात जब औद्योगिकी क्रांति को हम देखते हैं, जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को देखते हैं, तो जो जिनकी मिलें थी, जो मालिक थे, वो तो अमीर के अमीर होते गए, उसमें काम करने वाले मजदूर गरीब होते गए, मजलूम होते गए और उनकी स्थितियां खराब होती गई। ठीक है, कहीं ना कहीं जो 1848 में साम्यवाद का घोषणा पत्र आता है जिसमें मार्क्स कहते हैं कि पूंजीवाद अपने आंतरिक अंतर विरोधों के कारण ही समाप्त हो जाएगा, तो इस बात को लेकर वो बहुत श्योर थे कि जिस पूंजीवाद की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, जिस कैपिटलिज्म की हम बात कर रहे हैं, वो बहुत जल्दी नष्ट हो जाएगा। लेकिन आज के समय में रियलिटी क्या है? वे कुछ गिने चुने देश जो साम्यवाद को मानते थे, वो भी आर्थिक रूप से पूंजीवाद की तरफ ही देख रहे हैं, साम्यवाद से काफी दूर हो गए हैं। ठीक है, फिर कहीं ना कहीं रूसी क्रांति के बाद जो वामपंथी सोच थी, है ना, जो जार निकोलस सेकंड की जो जारशाही थी उसको हटाया जाता है। लेनिन वहां पे आते हैं जिसको हम बोल्शेविक रेवोल्यूशन कहते हैं, अगेंस्ट मेंशेविक, एंड उसके बाद पूरे विश्व ने निश्चित तौर पे एकदम से एक बूम देखा किसमें? वामपंथी विचारधारा को मानने वाले देशों के तौर पे। लेकिन वो बूम, वो जो एक हाई था, वो हाई बहुत लंबे समय तक रह नहीं पाया, है ना, बहुत लंबे समय तक रह नहीं पाया। खैर, क्या कारण थे? ये जो उस समय वामपंथी विचारधारा बहुत ज्यादा मजबूत हुई। एक तो औपनिवेशिक शोषण, अगर हम अंग्रेजों की ही बात कर लें तो भारत में अगर आप देखेंगे तो जिस स्तर पे उन्होंने भारत में लोगों को गुलाम बनाया, भारत में लोगों के साथ व्यवहार किया, और उनकी देन जो पूंजीवाद की है भारत में, उसने कहीं ना कहीं दो बड़े डिफरेंसेस को क्रिएट किया वहां पे। ठीक है, तो संसाधनों को यहां से जो लेके गए, ड्रेन ऑफ वेल्थ, ड्रेन ऑफ ब्रेन, एवरीथिंग, वो सारी चीजें। उसके अलावा जो सामाजिक असमानता थी, है ना, कि जाति व्यवस्था, सामंती उत्पीड़न, जो बड़े स्तर पे हमें जमींदार देखने को मिलते हैं गांवों में, या वहां जो जाति व्यवस्था देखने को मिलती है, ये है अगड़ी, ये है पिछड़े, ये है निम्न, इस प्रकार की जो चीजें, इन्होंने भी कहीं ना कहीं साम्यवादी विचारधारा को मजबूत किया। और निश्चित तौर पर जो औद्योगिक शोषण है, ये तो बड़ा
कारण रहा ही, क्योंकि औद्योगिक शोषण के बाद जब हम बहुत सारे संगठनों को देखते हैं, जो मजदूर संगठन है, जो बहुत सारे यूनियंस को देखते हैं, उनको मजबूत होते देखते हैं, भारत में किसान यूनियन को मजबूत होते देखते हैं, AICTU की जब हम बात करते हैं, लाला लाजपत राय की बात करते हैं, ये सभी जो थे कहीं ना कहीं साम्यवाद को क्या करते जा रहे थे, मजबूत करते जा रहे थे। लेकिन जब हम भारत में साम्यवाद की स्थापना की बात करते हैं, 1964 में जो दो फाड़ हुआ कम्युनिज्म, अगर हम उसकी बात करें तो दिक्कत क्या थी कि कुछ लोगों ने कहा कि नहीं 1920 में स्थापना हुई, कुछ लोग मानते हैं कि नहीं 1925 में हुई। दरअसल जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है उसकी भारत में अगर स्थापना देखी जाए तो 1925 में कानपुर में हुई। अगर आप मेरे बाएं साइड देखें तो यहां पे आप SV घाटे जी को देख सकते हैं, जो पहले जनरल सेक्रेटरी थे कानपुर में, जो 1925 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। लेकिन वे लोग जो MN राय साहब को मानते हैं, उनके हिसाब से 1920 में स्थापना हो चुकी थी, क्योंकि जिस चीज की बात कर रही हैं यहाँ पे कि कॉमिंटर्न मतलब इंटरनेशनल जो कम्युनिज्म के लोग हैं, जो पार्टी है बेसिकली कम्युनिज्म इंटरनेशनल जो पार्टी की जो बात है, उसके तहत 1920 में इसकी स्थापना हुई। और कहीं ना कहीं जो CPI-M है इस समय, M जो माओ को मानता है, जो चीन को मानता है, जो 1949 में चीन के रेवोल्यूशन के बाद जो चीन ने बदलाव देखा उसको मानता है, और वैश्विक स्तर पर जो साम्यवादी प्रैक्टिसेस है उनको मानता है, और हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा ज्यादा क्रांति को अपना ध्येय मानता है। उस CPI-M के हिसाब से 1920 को स्थापना हुई। ये एक बाद में हुआ, पहले ऐसा कुछ कंफ्यूजन था नहीं, ये बाद में शुरू हुआ। हालांकि लक्ष्य इनका क्या था कि मजदूरों और किसानों को गणराज्य में प्रमुख स्थान दिया जाए, उनकी स्थापना की जाए और उनको केंद्र में रखा जाए। ठीक है, ये जो जातिवादी लोग हैं, सामंतवादी लोग हैं, मनुवादी लोग हैं, इनके हिसाब से वो लोग साइड हटा दिए जाए, ये बात थी। अब अगर देखा जाए तो अगर माइलस्टोन्स की बात की जाए तो पहला जो हमने देखा कि आपको पता होगा कि 1914-15 से लेके लगभग इसमें तो 1928 तक मैंने लिखा हुआ है, लगभग 1937-38 तक एक बाकायदा मजबूत किसान आंदोलन हमको देखने को मिलता है। AICTU की तो हम बात कर ही रहे हैं, जब लाला लाजपत राय जिसके जब अध्यक्ष बनाए गए, और भी चीजें जो भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस थी, उसके अलावा अगर हम बात करें तो 1934-35 के आसपास में, इवन 1928 के आसपास में, जब बहुत सारे जो वामपंथी नेता, मेरठ जो कॉन्स्पिरेसी कहते हैं, जहां पे बहुत सारे जो वामपंथी नेता थे उनको जेल में भर दिया गया था, 1929 की बात है, सॉरी। तो कहीं ना कहीं बड़े स्तर पे भारत में जो किसान आंदोलन थे उन्होंने वामपंथी चेतना को बनाए रखा, मैं ये कहना चाह रहा था। ठीक है, तो 1925 से 28 से लेकर श्रमिकों किसानों को संगठित होने की बात हो, भगत सिंह से लेकर बहुत सारे, मतलब भगत सिंह ने तो जिस स्तर पर किसानों को वहां पे मोटिवेट किया, और बाद में वामपंथी चाहे डांगे साहब की बात करें या बाकी लोगों की बात करें, इन लोगों ने मजबूती से आगे ले गए, विच इज फिनोमिनल। लेकिन अगर आगे बढ़ते तो मेरठ स्टेडियम मामला आता है, जहां पे 31 कम्युनिस्ट नेताओं की गिरफ्तारी होती है, डांगे साहब वगैरह सब लोग उसमें शामिल थे। फिर क्या होता है, 1942 से 45 की विवादास्पद स्थिति है, जहां पे अभी भी ये आरोप लगते हैं दक्षिणपंथ और वामपंथ दोनों की जो धुरी पार्टियां हैं उन पे, या धुरी खेमे हैं उन पे, कि वो भारत छोड़ो आंदोलन के पार्ट नहीं थे। कांग्रेस वहां पे अंग्रेजों को भगा रही थी, लेकिन ये लोग एकदम से न्यूट्रल हो गए थे। दोनों पे आरोप लगते हैं, वामपंथ दक्षिणपंथ दोनों पे। फिर खैर नहीं, उसके बाद हमने किसान संघर्ष देखा। किसान संघर्ष में आप निश्चित तौर पर आप हैदराबाद के संघर्ष को देख सकते हैं, आप देख सकते हैं उस संघर्ष को। अगर आप नक्सलबाड़ी को जानते हो, नक्सलवाद से जो नक्सलबाड़ी से जो नक्सलवाद शुरू हुआ और उसके बाद पूरे भारत में वामपंथ विचारधारा के तौर पे कम और एक उग्रवादी विचारधारा के तौर पे ज्यादा जाने लगी, यह हम कह सकते हैं कि उसको इस प्रकार से पोर्ट्रे किया गया। ये कहीं ना कहीं वामपंथी आंदोलन की दिशा में एक बड़ा ही बड़ा बदलाव, एक नया बदलाव देखने को मिलता है वहां पे। ठीक है, और क्या चीज है, बदपथ की शक्ति क्या होती है कि देखो, जिस समय शुरुआत में भारत में वामपंथ बड़ा मजबूत हो रहा था, उस समय जैसे जो पहली जो लोकसभा चुनाव को अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़ी, दूसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में वामपंथी पार्टी भारत में देखने को मिलती है। लेकिन जो बड़ा पड़ाव माना जाता है वो तब जब आप एम एस नंबूदरी पाद को आप केरल के मुख्यमंत्री होते के नाते देखते हैं, और वहां से जो भारत में वामपंथी पार्टियों ने क्षेत्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई, जो बाद में हम पश्चिम बंगाल आदि में भी देखते हैं, और ऑफकोर्स केरल तो उसका गढ़ रहा ही, जहां पे हमें यह पता चलता है कि नहीं, एक बड़ा स्तर है लोगों का जो मानता है कि इनकी बातें सही हैं। और निश्चित तौर पे बातें तो सही ही है, बात क्या है कि क्रियान्वयन में कहीं ना कहीं कमी आई या खामी रह गई, बात सिद्धांतों तक ही रह गई, प्रैक्टिकलिटी में नहीं गई, इस कारण थोड़ा सा इंटरेस्ट घटा लोगों का। तो कहीं ना कहीं उन्होंने भूमि सुधार की बात की, केरल में हमने देखा भी उसको, शिक्षा का विस्तार हुआ। आज के समय में अगर शिक्षा की बात होती है तो आंकड़े कुछ भी कहे पर केरल का नाम सबसे पहले आता है। इनफैक्ट मैं तो आपको एक बात बताऊं कि मैं कई बार, आपने वीडियो देखे होंगे कि मैंने ट्रांस पीपल पे किए, ट्रांस लोगों के बारे में केरल का जो रवैया है, या इस प्रकार के हर वर्ग के बारे में केरल का जो रवैया है वो बड़ा ही अच्छा है। तो निश्चित
तौर पे केरल में दुनिया का पहला लाल सवेरा देखा गया है ना, लाल सलाम की बात होती तो पहला लाल सवेरा भारत में केरल के माध्यम से देखा गया। नंबूदिरी-पास साहब मुख्यमंत्री बनते हैं उसके, तो दुनिया की पहली लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित कम्युनिस्ट सरकार कहां पे देखने को मिलती है? केरल में दिखती है। लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित कम्युनिस्ट सरकार केरल में आपको देखने को मिलती है, और सामाजिक न्याय और सोशल जस्टिस जैसी चीजें हमें बड़ी ही मजबूत होते दिखती हैं। ठीक है, एक और बात क्या आ सकते हैं, अगर हम प्रभाव शिखर का अगर बात करें तो क्या है, 2004 से 7 की बात करें तो 61 सीटें थी, 61 सीटें इनके पास में थी। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि जब हम बात करते हैं कम्युनिस्ट पार्टियों की, तो अब तो बहुत सारे फाड़ हो गए हैं, सीपीआई अलग है, सीपीआई-एम अलग है, सीपीआई-एमएल अलग है, ठीक है, मार्क्सवादी लेनिनवादी अलग अलग है, बहुत सारी है। तो इनके बीच में जो डिफरेंसेस क्रिएट हुए ना 1964 के बाद से जो होना शुरू हुआ, उसने भी इनको बहुत कमजोर किया। 2004 से 7 वाला जो अगर समय देखेंगे तो इनके पास 61 सीटें थी, ठीक है, इन्होंने नरेगा को मजबूत किया, सूचना का अधिकार, वन अधिकार अधिनियम, बड़ी मजबूती से इन चीजों को उन्होंने सामने रखा, और भारत ने इन बदलावों को देखा तो उसमें योगदान है वामपंथी पार्टियों का। घातक मोड़ क्या आया कि जब अमेरिका के साथ परमाणु समझौते की बात हुई, सरकार से समर्थन उन्होंने वापस ले लिया, और उसके बाद ये भी कमजोर हुए, सरकार तो खैर कमजोर हुई, और फिर 2009 के बाद जो सरकार देखने को मिली यानी कि यूपीए 2, वो कमजोर थी। फिर कई सारी चीजें, 2G स्कैम, बहुत से घोटाले खुले, और कहीं ना कहीं दोनों ही, मतलब चाहे हम कम्युनिस्ट पार्टियों की बात करें या हम बात करें कांग्रेस की, वो कमजोर हुई, वहां पे कहीं ना कहीं कमजोर होती गई। ठीक है, फिर क्या था, अगर हम बात करें जब 1964 में कम्युनिस्ट पार्टियों में विभाजन होता है तो हमको क्या देखने को मिलता है कि पहली बात तो कि चीन और सोवियत वैचारिक मतभेद वाली क्या बात है कि एक पार्टी कहीं ना कहीं चीन की बात को लेके या चीन के वामपंथ को लेकर आगे बढ़ रही है, सीपीआई-एम जिसकी बात कर रहे हैं, और एक पार्टी जो सोवियत या अन्य जो वेस्टर्न वामपंथी विचारधारा है उसको लेकर आगे बढ़ती है, जो सीपीआई है ना। तो दो जगह हमको दो पार्टियां देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात क्या, जो सीपीआई थी वो सोवियत समर्थक थी, वो कांग्रेस के साथ चयनात्मक सहयोग के साथ आके जा रही थी। लेकिन जब हम सीपीआई-एम को देखते हैं तो वो चीनी अनुभव से प्रभावित है, बहुत अधिक क्रांतिकारी विचारधाराओं को देखना चाह रही थी, समझना चाह रही थी। ठीक है, तो ये दो फाक होता है, और कहीं ना कहीं जो 1962 का चाइनीज भारत चाइना का युद्ध होता है, इंडो साइनो वॉर होता है, वो बहुत बड़ा इसका कारण बनता है इसके पीछे, और एक पार्टी उस यानी कि चाइना के वामपंथ के मुंह में फंसती चली जाती, चीजें वहां चली जाती है। खैर, अब हम जो बात करना चाह रहे हैं कि क्यों ऐसा हमें हमेशा लगता है कि भारत में वामपंथ ने अपनी बड़ी, जिसे कहते हैं कि मजबूत जड़ें स्थापित करने के बावजूद वो उस मजबूती को बनाए नहीं रख पाई, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे संगठन ने इतना ज्यादा विशाल वृक्ष बना लिया। उसके कुछ कारण है, इसके पहले हम आगे आए, ये फैक्ट को जो मैं देखूंगा बताऊंगा आपको, लेकिन कुछ और बातें हैं। अगर आप शाखाओं की बात करें आरएसएस की, तो मुझे लगता है कि लगभग 83,000 से ज्यादा शाखाएं हैं, 40 लाख से अधिक स्वयंसेवक हैं, और अगर आप देखेंगे तो बीजेपी, वीएचपी, एबीवीपी और क्या कहते हैं सेवा भारती, विद्या भारती, अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान, बहुत सारे ऐसे संगठन या अनुषांगिक संगठन हैं जिनके द्वारा वो राजनीति, शिक्षा, सामाजिक सेवा सभी क्षेत्रों में एक्सपेंड कर रही है। लेकिन इज दिस द केस विथ सीपीआई? नो, वो तो खुद में ही बढ़ते जा रहे हैं, तो वो दिक्कत है। खैर, आ जाते हैं इस डेटा पे। तो 26 दिसंबर 1925 कानपुर में स्थापना होती कम्युनिस्ट पार्टी की, 27 सितंबर 1925 नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। विचारधारा क्या है? ये वर्ग संघर्ष की बात करती है, अंतरराष्ट्रीयता की बात करती है, ये सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करती है, हिंदू राष्ट्र की बात करती है। ठीक है, इन्होंने बात की मजदूरों की, किसानों की, इन्होंने बात की सिर्फ किसकी? हिंदू समाज की, एक बड़े धार्मिक वर्ग की, है ना। इन्होंने रणनीति क्या, राजनीतिक क्रांति की बात की, चुनावी भागीदारी की बात की, इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक नवनिर्माण की बात की, और चरित्र निर्माण पे फोकस किया कि मतलब कैरेक्टर को पोर्ट्रेट फर्स्ट किया, बाकी चीजों को सेकंड। ठीक है, बात करें तो राजनीतिक रूप से हाशिए पे संसद में 8 सीटें हैं, और निश्चित तौर पर सत्ता के केंद्र में है भारतीय जनता पार्टी को आप देख ही रहे हैं, और निश्चित तौर पर ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं जहां पे भारतीय जनता पार्टी की रीजनल यानी कि स्टेट्स में भी गवर्नमेंट है। इसका मतलब क्या है कि एक ही साल में दो संगठन निकल के दिखते हैं, लेकिन हमको एक संगठन शीर्ष पे दिखता है, एक संगठन बहुत कमजोर होता हुआ दिख रहा है। जैसे मैं कई बार बात करता हूं कि क्या चीजें कैच कर जाती हैं, जैसे जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कहा कि राष्ट्र सर्वोपरि, देश सर्वोपरि है, वहां पे जो वामपंथी संगठन थे उन्होंने धर्मनिरपेक्षता की बात की। अब धर्मनिरपेक्षता की बात करना गलत नहीं है, लेकिन उस धर्मनिरपेक्षता का जो मैसेज गया लोगों में वो धर्म विरोध का गया कि ये धर्म का विरोध कर रहे हैं। बेसिकली सेक्युलरिज्म की डेफिनेशन ही सही तरीके से नहीं पहुंच पाई लोगों तक। आज भी पढ़े लिखे लोग भी नहीं बात करते, दे डोंट नो कि व्हाट सेक्युलरिज्म इज, बट कहते हैं। लेकिन जो आम जनता थी जिसने
परिवर्तन लाना था उसके मन में तो बात चलेगी कि ये चीजें बड़ी सही नहीं है, ठीक है। और अगर बात किया जाए इसी अगर हम कम्युनिस्ट पार्टियों की बात की जाए तो उनमें निरंतर विभाजन होता गया, वैचारिक शुद्धता पे और ज्यादा जोर, सिद्धांत पे जोर ज्यादा था, प्रैक्टिकलिटी में कम था, शाखाएं बढ़ाने पे। देखिए हम इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मैं हूं और वहां पे जब हम बात करते हैं तो एक कोटेशन है कि कोट रामी टोट अर्बोरस, जो ध्येय वाक्य है कोट रामी टोट अर्बोरस, मतलब एज मेनी ट्रीज एज मेनी ब्रांचेस, जितने ज्यादा ब्रांचेस होंगे, जितने ज्यादा ट्रीज होंगे, ट्रीज के जितने ज्यादा ब्रांचेस होंगे, माफ कीजिएगा, वो पेड़ उतना मजबूत होगा। क्या इस पे काम किया? नहीं, ये तो बिखराव, ये अलग अलग ट्री बनाते गए, दिक्कतें यहां से पैदा हुई, ठीक है। अब क्या है कि भारतीय परिस्थितियों की अनदेखी हुई यहां पे, है ना, विदेशी मॉडल पे निर्भर हो गए, समर्थन या विरोध की स्पष्ट रणनीति नहीं थी, कभी किसी के साथ है कभी किसी के साथ नहीं है। कांग्रेस के साथ जिनकी दुविधा थी वो तो अलग ही थी, कांग्रेस खुद में दुविधा बन गई और बाकी पार्टियों के लिए भी दुविधा हो गई, है ना। और कम्युनिस्ट आंदोलन का पतन हमको देखने को मिलता है, जहां पे कहीं ना कहीं मध्य वर्ग से अलगाव भी देखने को मिलता है। ऐसा लोग मानते हैं कि मध्य वर्ग जो है, जो भारत को शेप दे रहा है, वो इनसे बिल्कुल अलग है। उच्च वर्ग के बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, निम्न वर्ग के यानी कि सर्वहारा वर्ग के लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन जो बीच वाला भाग है, जो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन भारत की इस समय है, वो इनसे अलग है, वो इनको नहीं मानता और इसी कारण इस पतन को कहीं ना कहीं कम्युनिस्ट पार्टी ने देखा, इस कारण दरार भी होती गई, ठीक है। चलिए कुछ और बात देखते हैं कि क्या और चीजें बदली, किस प्रकार से बदली। तो इन जो विचार थे उनमें हमको कमी देखने को मिली, ठीक है। नव उदारवाद 1991 के बाद जब हम पूरे भारत ने उस क्राइसिस को महसूस किया, वो नहीं टक से छू के मृत्यु को चले आए, उसके बाद भारत में वामपंथ का एक आपको डिटोरेशन दिखेगा, गिरावट देखने को मिलेगी, वो भी देखने को मिली। उदारीकरण ने इसको और बड़ा, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन ने उसको और मजबूत कर दिया, ठीक है। पहचान की राजनीति का जब उदय हुआ तो फिर निश्चित तौर पर वामपंथी पार्टियां तो इसके साथ जाती नहीं है, वो और कमजोर होता गया। जब हम कहते हैं ना कि वो बाहुबली, इस प्रकार की चीजें जब बढ़ती गई तो चीजें यहां पे कमजोर होती गई और कहीं ना कहीं इनका जो कमजोर संचार व्यवस्था थी, अब इस समय आप मानिए ना मानिए लेकिन आईटी सेल जितना मजबूत है दक्षिणपंथी विचारधारा का, क्या उतना ही मजबूत वामपंथी विचारधारा का है? नहीं है। ग्राउंड पे जाके के आप लोगों से मिलते हैं, गुड थिंग, आप पेपर बनाते हैं, गुड थिंग, आप पोएम पोएट्री करते हैं, वेरी गुड, लेकिन लोग जिस स्तर पे, लोग आपके पास उतने नहीं आ पा रहे हैं। आपने एक भले ही व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का फेक फॉरवर्ड भेज दिया, लेकिन कितने लोगों के पास पहुंचा, कितने लोग उससे प्रभावित हो गए, यू नेवर नो। यही कहीं ना कहीं इनके अगेंस्ट में चला गया, कहीं ना कहीं जो देश जिस दिशा में आगे बढ़ रहा था उस दिशा में आगे बढ़ ना सके, दिक्कतें वहां पे हुई, ठीक है। और अगर देखें समानांतर आंदोलन में क्यों आरएसएस सफल हुआ, तो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की अपील की उन्होंने, लचीली रणनीति, 3 बार प्रतिबंध। आपको पता होना चाहिए कि अगर हम बात करें तो 1948 में, 1975 में, 1992 में 3 बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक पे प्रतिबंध की बात हुई, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद वो निकला और मजबूत हुआ संगठन, लेकिन सीपीआई में कभी नहीं लगा। बीजेपी, वीएचपी, ठीक है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक तो है ही, सेवा भारती, एवीबीपी, ठीक है, विद्या भारती, अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान, ऐसे बहुत सारे हैं। मध्यम वर्ग की इन्होंने नब्ज पकड़ी, मतलब इनको पता था कि मध्यम वर्ग वामपंथ से दूर जा रहा है, हम उसको पकड़ के रखेंगे। और लंबी अवधि के दौरान धैर्य के साथ, देखो हमेशा हम यूपीएससी की प्रिपरेशन में कहते हैं परसिस्टेंस, परसिवरेंस, पेशेंस, धैर्य के साथ अगर आप काम करेंगे तो किला फतह कर लेंगे। वो धैर्य के साथ उन्होंने काम किया। आज भी आप ग्रामीण स्तर पे कहीं पे भी चुनाव अगर होते देखेंगे तो आप देखिए कि एक ऐसी भी, मैं किसी पार्टी के पक्ष की बात नहीं कर रहा, मैं फैक्ट की बात कर रहा हूं कि कहां पे ये कमजोर हुए। वो भी गांव में मजबूत है, ये भी गांव में मजबूत है, लेकिन हर चुनाव पे उतने ही स्तर से सभी प्रतिनिधियों को जड़ों तक भेज देने का काम शायद अभी वामपंथ में नहीं हो पाया, इस कारण कहीं एक दुराव हमको देखने को मिलता है, ठीक है। अब अगर देखा जाए विरासत और वर्तमान प्रासंगिकता के सेंस में देखा जाए तो क्या है, भूमि सुधार, मजदूर अधिकार, सामाजिक न्याय, आरटीआई, इस वन अधिकार, इन सब के लिए बहुत बड़ा योगदान है जो वामपंथी पार्टियां हैं। लेकिन वर्तमान में क्या है, असमानता जो बढ़ रही है, बेरोजगारी जो बढ़ रही है, कृषि संकट जो बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं ये इनको बहुत दूर ले जाता जा रहा है। किससे? लोगों के जो जुड़ाव है। मुद्दे बहुत सारे हैं, मुद्दे को शायद सही तरीके से अगर रखें तो शायद आगे बढ़े, धैर्य दिखाएं, संगठनों को मजबूत करें तो शायद चीजें और बेहतर हो सकती हैं। कम्युनिज्म के मूल सवाल तो खैर आज भी जीवित है, मतलब ऐसा है कि कम्युनिज्म खत्म हो गया नहीं, कम्युनिज्म के जो मूल सवाल है वो आज भी जीवित है, लेकिन कहीं ना कहीं कम्युनिज्म को अपने तरीकों को बदल के उन्हीं सवालों पे वापस आना पड़ेगा, तभी चीजें संभल सकती हैं। अगर हम देखें तो क्या है, भविष्य के लिए क्या है कि विभाजन, हट धर्मिता, अप्रासंगिकता से दूर जाना पड़ेगा, जो बार बार टूट रहे 50 पार्टी 50 चीजें। अब जैसे जेएनयू चुनाव होते हैं तो एआईडीएसओ अलग है ना, एआईएसएफ अलग है ना, एआईएसए अलग है, तो इस प्रकार वहां की एबीवीपी है, तो इस प्रकार की चीजों पे थोड़ा काम करना पड़ेगा। व्यापक वाम एकता को जोड़ना पड़ेगा, भारतीय संदर्भ को अपनाना पड़ेगा, रिलेवेंसी लानी पड़ेगी, पहचान की राजनीति से जुड़ाव जो है उस पर काम करना पड़ेगा। आधुनिक संचार, व्हाट्सएप,
IT सेल, इन सब पे थोड़ा सा काम तो करना पड़ेगा। और सकारात्मक एजेंडा, सिर्फ विरोध की बात नहीं और सिर्फ सिद्धांतों की बात नहीं, प्रैक्टिकलिटी के साथ जुड़ेंगे तब चीजें बेहतर होंगी और तब शायद हम वापस से वामपंथी पुनरुत्थान को देख सकते हैं, वरना कहीं ना कहीं ये और बुरी दिशा में कहीं आगे ना बढ़ जाए। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जिस मॉडल को अपनाया, उस मॉडल को अपनी तरीके से अपनाने का प्रयास तो किया जा सकता है अगर आपको सफलता चाहिए। तो हम क्या कह सकते हैं कि कम्युनिज्म दार्शनिक हस्तक्षेप था जो हमेशा वंचितों के साथ खड़ा रहा। समाज एक सामाजिक भूमध्य रेखा से विभाजित है, कुछ इसके ऊपर है, अधिकांश इसके नीचे है। अगर हम विचारधाराओं की स्तर से बात की जाए, पार्टियों की राजनीतिक कमजोरी के बावजूद समानता, न्याय और मानवीय गरिमा के विचार हमेशा प्रासंगिक रहेंगे, मुद्दे वही रहेंगे। उन मुद्दों पर काम करने के तरीके और उस मुद्दों पर काम करने के जो सिद्धांत है उनको आपको बदलना होगा। एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए वामपंथ, दक्षिणपंथ और केंद्र के बीच एक संतुलन निश्चित तौर पे आवश्यक है, इस बात से कोई डिनाई नहीं कर सकता। यही कंक्लूजन है और इसी दिशा में हमें आगे देखना होगा। ठीक है, देखिए स्टडी IQ में जो हमारी न्यू ईयर सेल चल रही थी उसको एक्सटेंड कर दिया गया है, 8 जनवरी तक सेल रहेगी। यू विल गेट मैक्सिमम डिस्काउंट आफ्टर यूजिंग दिस कोड विकास लाइव। ये इंग्लिश, हिंदी, इंग्लिश तीनों में अवेलेबल है। बैच जो है शुरू हो रहा है 7 दिसंबर से, जो हमारा 2028 को टारगेटेड बैच है, 7 दिसंबर से बैच, 7 जनवरी से बैच शुरू है, माफ कीजिएगा, ये बैच शुरू हो रहा है। ये सेल बढ़ा दी गई है, बहुत अद्भुत फीचर्स हैं। आप SIP की बात करें, SIM की बात करें, PRP की बात करें, MRP की बात करें, IGP की बात करें, मेंटरशिप की बात करें, किताबों की बात करें, लाइव लेक्चर्स की बात करें, अनलिमिटेड रिकॉर्डेड लेक्चर्स की बात करें, देयर आर सो मेनी गुड फीचर्स टू दिस, यू शुड गो विद दिस बैच। ठीक है, अदर देन दिस हिंदी लिटरेचर के साथ भी एक्सटेंडेड सेल चल रही है। यू विल गेट डिस्काउंट, यू विल गेट एक्स्ट्रा वैलिडिटी। जो नया बैच है वो शुरू हो चुका है, बहुत जल्दी एडमिशन क्लोज हो जाएंगे। विकास लाइव कोड का प्रयोग करिएगा फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। मैं ही पढ़ाता हूं हिंदी साहित्य यहाँ पे, बाकी मेरा टेलीग्राम है, मेरा इंस्टाग्राम है, स्कैन करिए, जुड़िए और मिलते हैं टेलीग्राम ग्रुप पे या हमारे हिंदी साहित्य के बैच में या हमारे P2I बैचेस में और डिस्कस करते हैं विषयों को अलग अलग तरीके से। बाकी इस विषय पे जो आज हमने कवर किया, आपकी क्या राय है बताते जाइएगा। थैंक यू सो वेरी मच, धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।